राइट, सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का जो चैप्टर हमने शुरू किया है, इसमें हमने इसका पहला पार्ट यानी ऑफर्स के बारे में जो था वो कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। काफ़ी हद तक सिमिलर लाइंस पे ही चलता है ये ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो हम पढ़ते हैं, देखो डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जैसे ऑफर का हमने पढ़ा था वैसे ही एक्सेप्टेंस का बिल्कुल उसका ऑपोजिट कर लो, दूसरी पार्टी की तरफ से बेसिकली समझ लो कि व्हेन द पर्सन जिसको वो एक ऑफर किया गया है वो अपना एसेंट दे देता है। ऑफर हमने क्यों किया था? विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग द एसेंट। तो अब वो एसेंट मिल रहा है तो इसका मतलब वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो यानी कि डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent, the proposal is said to be accepted. So जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, ये मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, वो एक प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ समझो कि जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है विच इज़ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन बिफोर द ऑफर इज़ एक्सेप्टेड इट कैन बी रिवोक्ड। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब तक वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हुआ तब तक वो ऑफ़र वापस ले सकता है और वो रिवोक कर सकता है। लेकिन एक बार ऑफ़र अगर एक्सेप्ट हो गया फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, फिर आप उससे पीछे नहीं हट सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है यहाँ। व्हेन ए मेक्स एन ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर 2 लाख, बी सिग्निफाइज हिज एसेंट टू बाय द कार फॉर 2 लाख। तो यानी कि वो ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, अब अगेन मैं उससे कंपेयर करके बता रहा हूँ। हु कैन एक्सेप्ट, हु कैन मेक एन ऑफर में क्या था कि अगर जनरल है तो पब्लिक में से कोई भी कर सकता है, और स्पेसिफिक है तो जिसको किया गया है वही कर सकता है। तो बिल्कुल वही सेम चीज़ एक्सेप्टेंस में भी लिखनी है कि अगर भैया आपका जो ऑफ़र है वो स्पेसिफिक है तो सिर्फ वही बंदा कर सकता है। अगर जनरल है तो कोई भी पब्लिक में से कर सकता है जिसको उस ऑफ़र की नॉलेज है। ये भी मैंने ऑफ़र में कॉन्सेप्ट समझाया था कि वो नॉलेज होनी, उस ऑफ़र का पता होना उसको ज़रूरी है। याद आया वो लॉस्ट पर्सन का जो ढूंढने का एक वो केस था? वही सेम चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि जिसको नॉलेज है ऑफ़र की सिर्फ वही उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज़ उस ऑफ़र का टर्म्स उस पर अप्लाई नहीं होगा। इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। हाउ टू मेक एक्सेप्टेंस। अगेन हाउ टू मेक एन ऑफर में क्या था कि या तो एक्सप्रेस होगा या इम्प्लाइड होगा। तो यहाँ पे भी वही है, जो एक्सेप्टेंस है अगर वर्ड्स की फॉर्म में है, रिटन और स्पोकन, तो वो एक्सप्रेस है एक्सेप्टेंस। अगर अदरवाइज देन इन वर्ड्स यानी वर्ड्स के अलावा किसी भी तरीके से है तो उसको बोलते हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये भी हम आगे समझेंगे। इसके बाद आता है लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ये मैंने जैसे ऑफर में समझाए थे ना लीगल रूल्स, वैसे ही एक्सेप्टेंस में भी हैं। एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यही चीज़ अगर वर्ड्स की फॉर्म में है तो एक्सप्रेस, अगर अदर देन वर्ड्स की फॉर्म में है तो इम्प्लाइड। यहाँ पे हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, वही अगर वर्ड्स की फॉर्म में है, विल यू सेल योर कार फॉर 2 लाख, आई एम विलिंग टू सेल द कार फॉर 2 लाख, वर्ड्स की फॉर्म में है ना, तो ये एक्सेप्टेंस क्या हुआ? एक्सप्रेस। ठीक है, लेकिन वही अगर मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मान लो डीटीसी की कोई बस चल रही है और उस बस पे कोई चढ़ रहा है, इसका मतलब वो डीटीसी ने जो इम्प्लाइड ऑफर किया था उसका उसने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया है चढ़ के। तो यानी बोर्ड द बस, बोर्डिंग द बस इज एन एक्सेप्टेंस विच इज़ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, सेकेंड अगर केस देखें, मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। जिसको वो ऑफर हुआ है सिर्फ वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, ऑल्सो प्रोवाइडेड कि उसको उसकी नॉलेज है। ठीक है, ओके। तो केस में ध्यान से समझो कि एक कस्टमर होता है किसी कंपनी का जो कि उस कंपनी से गुड्स खरीदता होता है। अब उसने यूजुअली अपना जैसे वो खरीदता है प्रोडक्ट्स, तो वैसे ही उसने कुछ प्रोडक्ट गुड्स ऑर्डर किए। तो उसने जिस कंपनी से किए थे उस कंपनी को मान लो एस बोल रहे हैं हम, तो उसने एस कंपनी से ऑर्डर किए, लेकिन जब वो उसने ऑर्डर किए उसके बाद एस कंपनी जो है उसको टेक ओवर कर लिया बी ने। एस का बिजनेस टेक ओवर कर लिया बी ने। तो बी ने अब ए तक गुड्स वो पहुंचा दिए जो उसने ऑर्डर करे थे, लेकिन ये नहीं बताया कि बिजनेस जो है वो अब मेरे हाथ में आ चुका है और ये गुड्स जो हैं तेरे को एस से नहीं बी से मिल रहे हैं, ये उसे नहीं बताया गया। तो जब उसे पता चला कि ये गुड्स एस ने नहीं बी ने पहुंचाए हैं तो उसने केस कर दिया, और केस में वही बंदा जीता जो कस्टमर था, क्योंकि ज़रूरी था। अगेन मैंने अभी जो पॉइंट बताया वो क्या था कि जिसको ऑफर किया गया है वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है।
और याद करो शॉपकीपर वाले केस में मैंने क्या बताया था कि कस्टमर ऑफर करता है। तो यहाँ पे कस्टमर ने जब ऑर्डर किए गुड्स, तो यानी कस्टमर ने ऑफर किया कंपनी को कि मुझे गुड्स दे दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो वहाँ पे ऑफर किया कस्टमर ने, लेकिन वो ऑफर किया किसको था? एस को। लेकिन वो ऑफर एक्सेप्ट किसने कर लिया? बी ने। और गुड्स भेज दिए बी ने, जबकि एस भेजने चाहिए थे, या एटलीस्ट उसे बताना चाहिए था कि यू नो बदल चुकी है, कि टेक ओवर हो चुका है। बट वो नहीं हुआ, इसलिए कस्टमर जीता। तो यहाँ पे देखो कोर्ट ने क्या बोला, ए वॉज नॉट लाइबल सिंस बी न्यू दैट द ऑफर वॉज नॉट एड्रेस्ड टू हिम। बी को पता था कि वो ऑफर मुझे नहीं हुआ है, वो ऑफर कस्टमर ने किसको किया है। इस केस में क्या हुआ, कस्टमर ने किसको दिया ऑफर? एस को, कि मुझे गुड्स चाहिए। लेकिन कस्टमर तक वो एक्सेप्टेंस किसने पहुंचाई? बी ने। तो जिसको ऑफर हुआ उसने एक्सेप्टेंस नहीं की, लेकिन हमने ये रूल पढ़ा है जिसको ऑफर होता है उसी को एक्सेप्टेंस करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हुआ, तो इसलिए जो है ये वैलिड नहीं था, तो कस्टमर जीत गया वो केस। अगला क्या पॉइंट है, देखो जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने बोला था ऑफर में, जो ऑफर है वो डेफिनेट और सर्टन होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कोई वेगनेस नहीं होनी चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। वैसे इसमें भी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, यानी ना तो कोई कंडीशन हो, अनकंडीशनल होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, प्लस जो एक्सेप्टेंस है वो होल ऑफ द ऑफर की हो। होल ऑफ द ऑफर का मतलब पार्टली चीज़ की एक्सेप्टेंस ना हो, ऐसा ना हो कि आधी चीज़ एक्सेप्ट करी आधी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी, वो नहीं अलाउड होगा। तो यहाँ पे देखो एक केस है राम रमन भाई वर्सेस घासी राम का केस, इंपॉर्टेंट केस। क्या हुआ था यहाँ पे, किसी बंदे ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। उस एप्लीकेशन में ये था कि तुम मुझे इसका कैशियर बनाओगे कंपनी का। उसको शेयर्स तो दे दिए, लेकिन कैशियर तो नहीं बनाया। तो यहाँ पे ये कोर्ट ने बोला कि जो इसकी एप्लीकेशन आपने एक्सेप्ट करके इसको शेयर्स दिए हैं ना, वो वैलिड नहीं है, क्योंकि उसने जो ऑफ़र किया था आपको वो आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया। आधा एक्सेप्टेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस। यहाँ पे देखो यही चीज़ लिखी है, ऑफरी कैन नॉट एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ द ऑफर विच इज़ फेवरेबल टू हिम एंड रिजेक्ट द रेस्ट ऑफ द ऑफर। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, पेज ख़त्म हो गया है, आगे चलते हैं। यहाँ पे काउंटर ऑफ़र का एक और चीज़ आती है कि काउंटर ऑफ़र तब होता है जब कंडीशनल एक्सेप्टेंस होती है। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई कंडीशन लगा रहा है उस एक्सेप्टेंस पे, बेसिकली वो एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं है, वो ये हो रहा है वहाँ पे उस केस में कि वो ऑफ़र पूरा ख़त्म होके, ओरिजिनल ऑफ़र पूरा ख़त्म होके नया ऑफ़र बन रहा है, जिसको आप काउंटर ऑफ़र बोलते हो। वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं, वो काउंटर ऑफ़र है। ये लाइन समझो क्या लिखी है यहाँ, इफ़ द ऑफरी एक्सेप्ट्स द टर्म्स that are favorable to him and rejects the other, such an acceptance is counter offer or counter proposal. Similarly, a qualified or conditional acceptance is a counter offer. ठीक है, और वो काउंटर ऑफर भी अगेन वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है। याद आया मैंने एक चीज़ आपको यहाँ साइड पे रख के समझाई थी कि जब ए बी को कोई ऑफर कर रहा है और बी बोलता नहीं, जैसे 10 रुपये का पेन बेच रहा था, बोलता नहीं मैं तो 5 का ही लूँगा। तो जब वो बोल रहा है ना कि मैं 5 का लूँगा, तो बी जो है वो ऑफ़र कर रहा है ए को, बस फ़र्क ये है कि ये ऑफ़र नहीं, इसको तुम काउंटर ऑफ़र बोलते हो। ठीक है, और जो ओरिजिनल ऑफरर होता है उस टाइम पे वो उस काउंटर ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है। यूजुअली क्या होता है, ऑफरर ऑफ़र करते हैं, जो ऑफरी है वो उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन काउंटर ऑफर में ये हुआ कि ऑफरर जो ओरिजिनल ऑफरर था वो उस काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या है, केस ऑफ कंडीशनल एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्योंकि कंडीशन थी ना कि मैं 10 का तेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा ऑफर, 5 का करूँगा। दिस इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। ठीक है, यहाँ पे एक केस आता है बहुत ज़रूरी समझना इसको, हाइड वर्सेस रेंच का केस है। क्या केस बोलता है देखो, समझ लो पहले। ए एक इंसान था, उसने बोला कि मैं बी को अपना फार्म बेचूंगा, 1000 पाउंड्स का उसे अपना फार्म बेचूंगा। बी ने बोला 1000 नहीं 950। तो ए बोलता नहीं,
क्या हुआ यहाँ पे, ऑफर किया, फिर उसने काउंटर ऑफर किया, उसने काउंटर ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर दोबारा बी बोलता चलो 1000 का ही दे दो। ए अपना ओरिजिनल ऑफर पर स्टिक रहा, बी ने उस पर केस कर दिया। कोर्ट ने बोला कि 950 का जो तुमने ऑफर किया था वो क्या था, काउंटर ऑफर था, वो काउंटर ऑफर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। क्योंकि उसने काउंटर ऑफर रिजेक्ट कर दिया जो कि वैलिड है, अब आप उस ओरिजिनल ऑफर को रिवाइव नहीं कर सकते कि हाँ अब पहले पता लग गया कि 950 में दे रहा है या नहीं, और उसने बोला नहीं, तो फिर आप आए चलो फिर 1000 में ही लो। ऐसा नहीं चलता, आप ओरिजिनल ऑफर को रिवाइव बाद में नहीं कर सकते। बाद में हाँ, अगर फिर से वो ऑफर करता है आपको 1000 में और फिर आप 1000 में लेते हो, वो अलग बात है। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था पार्टीज के बीच में, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल देखो क्या है, ए ऑफर टू सेल इज कार एंड मोटरसाइकिल फॉर 220, बी एक्सेप्ट ऑफर फॉर कार ओनली। क्या ये ऑफर वैलिड है? ऑफर वैलिड है, हाँ। क्या एक्सेप्टेंस वैलिड है? नहीं, क्योंकि वो क्या है, दिस इज अ केस ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस विच इज नॉट वैलिड, ठीक है। Then A makes an offer to B for purchasing certain goods at certain price. B accept the offer but subject to payment in advance. ये क्या है भैया? कंडीशन, कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं, नॉट अलाउड, नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक और टॉपिक यहाँ पे आता है जो कि होता है प्रोविजनल एक्सेप्टेंस का। समझना, ये केस भी है इसका एक। प्रोविजनल एक्सेप्टेंस का मतलब अभी फाइनल अप्रूवल आना बाकी है, कि फाइनल अप्रूवल अभी नहीं आया, जब वो आएगा तो अगर फाइनल अप्रूवल आना बाकी है, यानी उसने बोला हाँ लूँगा लेकिन फाइनल बाद में बताऊँगा, अभी एक बार समझ ले कि हाँ ले रहा हूँ, बट मतलब ऑफर उसने एक्सेप्ट करा लेकिन बोला फाइनल नहीं है अभी। तो अगर फाइनल अप्रूवल देना बाकी है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सामने वाला फिर बंध चुका है, कि अब ना वो देने लायक है, क्योंकि वो ये भी नहीं बोल रहा कि हाँ मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ये भी नहीं है कि वो अभी ले रहा है। तो लेकिन इसका यही कोर्ट ने बना रखा है कि दोनों में से कोई भी बाइंडिंग नहीं है, कोई कुछ भी करना चाहे तब तक कर सकता है जब तक फाइनल अप्रूवल नहीं आता, ठीक है। और ऑफरर भी उतनी देर में अपना ऑफर, जैसे यूजुअली मैंने क्या बोला है कि ऑफर अगर ऑफर करता है और सामने से एक्सेप्टेंस हो जाती है फिर वो रिवोक नहीं हो सकता, लेकिन जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आई तब तक रिवोक हो सकता है। तो इस केस में प्रोविजनल एक्सेप्टेंस आई है तो वो रिवोक हो सकता है, क्योंकि फाइनल अप्रूवल, फाइनल एक्सेप्टेंस नहीं आई है ना, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो अब रिवोक नहीं कर सकता। प्रोविजनल एक्सेप्टेंस है, एक्चुअल एक्सेप्टेंस नहीं है, तो रिवोक हो सकता है। केस यहाँ पे देखो क्या है, सोमा सुंदरम पिल्लई वर्सेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ऑफ मद्रास में केस हुआ। एक फॉरेस्ट क्रॉप जो है वो उसको उसका ऑक्शन के थ्रू सेल हुआ, एक रिजर्व प्राइस के साथ हुआ था। यहाँ पे ध्यान रखना, जो बी का बिड था वो हाईएस्ट था, ठीक है, लेकिन रिजर्व प्राइस से वो फिर भी कम था। रिजर्व प्राइस ये था कि इतने पे बिकनी ही चाहिए, लेकिन बी ने जो बिड लगाई वो हाईएस्ट थी लेकिन फिर भी रिजर्व प्राइस से वो कम थी, तो उसकी बिड जो है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट कर ली। और किसने? ऑक्शनर ने। अब याद रखो ये वही चीज़ चल रही है। अब आप बोलोगे ऑक्शनर क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? अरे ऑक्शनर ही तो करता है, याद करो, कंज्यूमर ऑफर करता है और ऑक्शनर एक्सेप्ट करता है। एडवर्टीजमेंट लगाता है, वो इनविटेशन टू ऑफर होती है, फिर एडवर्टीजमेंट से जो बंदा आता है कस्टमर वो ऑफर करता है और ऑक्शनर एक्सेप्ट करता है। यही पढ़ा था ना पिछले ऑफर में पूरा। तो अब ध्यान रखो, जो बिड थी बी की, बी कस्टमर है यहाँ पे, तो वो जो है प्रोविजनली एक्सेप्ट करी ऑक्शनर ने, लेकिन एक बार उसने प्रोविजनल एक्सेप्टेंस क्यों दी? उसने बोला हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ लेकिन फाइनल अप्रूवल अभी ऊपर से आएगा ना, कि रिजर्व प्राइस जो है वो तो फॉरेस्ट ऑफिसर डिसाइड करते हैं उसका। तो उसने बोला जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उससे कंफर्म होके मैं तेरे को फाइनल अप्रूवल दे सकता हूँ, अभी के लिए प्रोविजनल एक्सेप्टेंस तेरा ही है क्योंकि तेरी बिड हाईएस्ट थी। तो यहाँ पे कंडीशन ये थी, ऑक्शन सेल पे ये पहले से डिसाइडेड था कि बिड विड्रॉ नहीं हो सकती बिटवीन द डेट ऑफ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस एंड फाइनल कॉन्फर्मेशन। मतलब उनके बीच में ये बात हुई थी कि भाई ऐसा मत करियो कि तू कैंसिल कर दे अपना ऑफर, रिवोक कर दे, जिस डेट में तू इतने, जितने में तू अप्रूवल लेगा इतने में ऑफर ही वो पीछे हो जाए, तू वो नहीं हो सकता था। तो बिड वो विड्रॉ नहीं कर पाया अभी, और कोई कंफर्मेशन भी नहीं आई, कंफर्मेशन जो आनी थी फाइनल वो भी नहीं आई। तो बी ने क्या किया, अपनी बिड रिवोक कर ली। अब यहाँ पे उसके बाद जो है ऑफिसर ने कंफर्मेशन दी, बी के रिवोकेशन के बाद भी।
तो अब आप बताओ कि क्या उसे वो बेची जाएगी या नहीं बेची जाएगी। तो यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि बी वॉज अलाउड टू विड्रॉ द बिड, क्योंकि कि वो जो उन्होंने बनाया था ना कि तू विड्रॉ नहीं कर सकता वो बीच में डेट में, जब तक वो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस और वो फाइनल अप्रूवल की जो बीच की डेट है उसके बीच में तू विड्रॉ नहीं कर सकता, अपना रिवोक नहीं कर सकता, वो लीगली ही अलाउड नहीं है। अभी ऊपर यही तो पढ़ा था कि दोनों मतलब दोनों पार्टीज बाइंडिंग नहीं होती हैं प्रोविजनल एक्सेप्टेंस से, दोनों पार्टीज रिवोक कर सकती हैं अपना डिसीजन। तो यहाँ पे जो ऑफरर है वो रिवोक कर सकता है अपना ऑफर यहाँ पे बी ही है ना, जिसने बिड लगाई थी, और उसने वो वापस ले ली तो वो अलाउड है। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि बी वॉज एंटाइटल्ड टू विड्रॉ हिज बिड, बिकॉज जो प्रोहिबिशन जो आपने वो लॉ बना दिया था उसका कोई फोर्स ऑफ लॉ नहीं था, वो लीगली वो चीज़ नहीं अलाउड होती, बिकॉज देर वॉज नो कंसिडरेशन टू बाइंड हिम डाउन टू द कंडीशन दैट वंस अ बिड हैज़ बीन मेड इट कुड नॉट बी विड्रॉन। कुछ या तो ना उसे पैसे दिए हो कि हाँ ये पैसे रख और अब विड्रॉ मत करियो, कोई कंसिडरेशन होती वो फिर भी अलग बात थी, लेकिन ये तो अलाउड ही नहीं है वैसे भी। कि जैसे मैंने बोला, जैसे ऊपर लिखा है ऑफरर कैन रिवोक हिज ऑफर, जब तक फाइनल एक्सेप्टेंस नहीं है तब तक पूरी एक्सेप्टेंस नहीं है, वो कर सकता है रिवोक। तो ये केस था सोमा सुंदरम पिल्लाई वर्सेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास के बीच में। ठीक है, अगला देखो क्या है।